हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डेटा हैंडलिंग। एंड आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पिक्टोग्राफ। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना और रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, सपोज़ यहाँ पर क्लास दी हुई है, ठीक है। और क्लास के अंदर मुझे दिया हुआ है कि लखनपाल कलेक्ट्स डेटा फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ईच क्लास। क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स, क्लास 2 में 5 स्टूडेंट्स, क्लास 3 में 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड क्लास 4th में 2 स्टूडेंट्स, क्लास 5 में 0 स्टूडेंट्स, क्लास 6 के अंदर 1 स्टूडेंट, क्लास 7 के अंदर 5 स्टूडेंट एंड क्लास 8 के अंदर 7 स्टूडेंट्स। तो ये एब्सेंट स्टूडेंट हैं और बोला है कि इसका एक पिक्टोग्राफ बनाइए, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल सा वो किया कि भाई मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि मैंने बनाया एक टेबल जिसमें मैंने बनाया सीरियल नंबर, क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, ओके। सो आई हैव टेकन 8 क्लासेस ओवर हियर। 8 क्लासेस हमने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑलराइट, सो अब देखिए इस पिक्टोग्राफ का नाम क्या है। इस पिक्टोग्राफ का नाम है डेटा फॉर एब्सेंटिज्म या एब्सेंटी स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट पर क्लास, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे क्लास मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास 8th इज 3। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सोचा कि मैं स्माइली फेस से करूं और 3 स्टूडेंट्स के लिए 1 2 और 3 स्माइली फेस लगाऊं। 1 2 3 स्माइली फेस मैंने लगाया। तो मेरा जो स्केल होना चाहिए वो होना चाहिए 1 स्माइली फेस इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट, करेक्ट। तो अब देख से जहाँ पर मेरे पास 5 हैं तो वहाँ पे 5 स्माइली फेस, 1 2 3 4 एंड 5। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 4 स्माइली फेस, 1 2 3 4। 4 में 2 स्माइली फेस, 5 में कोई नहीं है तो इसको मैंने ऐसे डैश कर दिया। 6th में 1, 7th में अगेन 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 8th में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्माइली फेसेस आर देयर, ठीक है। लेकिन मेरे पास पिक्टोग्राफ का एक डिसएडवांटेज भी है। हालांकि मुझे दिखने से ही पता चल रहा है कि मेरा डेटा कितने इजीली रीडेबल है। मेरा डेटा बहुत इजीली रीडेबल है। आप देख सकते हैं कि मैं सीधा काउंट करूंगी कि अच्छा 3 स्माइली फेस 3 स्टूडेंट, 5 स्माइली फेस 5 स्टूडेंट, आई नो दैट, ठीक है। कोई भी बच्चा, इवन एक क्लास 3 का बच्चा भी इसको इजीली रीड कर सकता है। बट मेरे पास डिसएडवांटेज क्या है। मान लो मुझे एक बड़ा डेटा रिप्रेजेंट करना होता है, मुझे मान लो डेटा रिप्रेजेंट करना होता है कि 1 से लेके 6th क्लास तक या 1 से लेके 8th क्लास तक हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं कि वो भाई 25 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। तो इस टाइप के डेटा को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है यूजिंग अ पिक्टोग्राफ, अनलेस यू यूज अ लाइक स्केल्डर वर्जन। फॉर एग्जाम्पल उस केस में मैं क्या करती कि मैं बोलती कि 1 स्माइली फेस इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, या if not 20 then I can say it is 5 students, if not 20 then it is 5 students, okay। so इस टाइप का
मुझे स्केल रखना पड़ता जिसके अंदर कि मेरा एक यूनिट 5 स्टूडेंट्स को डिनोट करता। तो अगर मेरे पास होते 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स में फिर मैं करती कि भाई 5 स्माइली फेस में 25 स्टूडेंट्स बन जाते। बट हैड आई हैड 37 स्टूडेंट्स, तो देखो 37 बनाने के लिए 35 के लिए तो मैं 7 फुल स्माइली फेस बना दिया। अब 7 कैसे डिपिक्ट करूं? तो वो 7 दिखाने के लिए भी मुझे काफ़ी लाइक हाफ स्माइली फेस, फुल स्माइली फेस, तो एट टाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रीड अ पिक्टोग्राफ लाइक दैट, जिसके अंदर इस तरीके का डेटा दिया होता है। तो पिक्टोग्राफ बेसिकली नाइस विजुअल सजेस्टिव वे है टू रिप्रेजेंट द डेटा। इट कैन हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन एंड मेक इन्फ्रेंस। By reading pictograph, we can easily understand the frequency of different categories. Categories are arranged horizontally or vertically. ठीक है, a scale or key is added to show the symbol, and each symbol is multiplied and can be represented as one unit or multiple units. But it is more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is large. Okay? अब आपको करना क्या है? आई होप आप लोग सारे के सारे अपना जो हैं वो लेकर आए होंगे। आप सारे बच्चे अपनी अपनी A4 साइज़ की शीट्स लेकर आए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक पिक्टोग्राफ की हेल्प से कुछ चीज़, एक डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। और डेटा क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको 2 काम करने हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा करना है और दूसरा आपको करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ डेटा में आपने डेटा क्या कलेक्ट करना है? आपने डेटा कलेक्ट करना है कि आपने लेना है टाइप्स of fruit available in your local market, या फ्रूट ओब्लिक वेजिटेबल, कुछ भी या दोनों भी चलेगा। तो सपोज आपने लिया अनियन, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, एंड इसके अलावा सपोज आपके वहाँ पे एप्पल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल कर लो इसको, एप्पल है या कोई भी और एक फ्रूट है जैसे गुआवा है। ठीक है, तो मैंने ये 5 वो किया है। अच्छा, इसमें काउंट क्या करना है? सपोज आपकी मार्केट में 20 शॉप्स हैं, तो कितनी शॉप्स के पास अनियन है? सपोज 4 शॉप्स के पास अनियन है। ठीक है, 7 शॉप्स के पास पोटैटो है, आउट ऑफ 20 10 शॉप्स के पास टमाटो है, एंड सो ऑन। तो आपने सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट करना है। अब उसके अंदर आपने अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है, उसका स्केल बनाना है, ठीक है, उसका हेडिंग देना है। ठीक, तो ये आप एज अ होमवर्क करेंगे। आज ही अपने जो है लोकेलिटी, लोकल मार्केट को विज़िट करिए। ठीक है, इससे डियर कैट्स बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो डेवलप होंगी। आप बच्चों को थोड़ा सा आउटस्पोकन और थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्टिंग बना सकते हैं बच्चों को, कि they develop this critical thinking amongst themselves, they develop an investigatory outlook towards the society। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या क्या है, ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या है, उसकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और आपको अपनी A4 साइज शीट पे ये करके आपको दिखाएंगे, एंड देन यू कैन डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब हम आते हैं फिगर 8 आउट पे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिन्नौरी। मंडे को
जैसे एक बुक का मतलब है 1 बुक, मंडे को 1 2 3 4 5 बुक्स हैं, ट्यूसडे को 4, वेंसडे को 2, थर्सडे को कोई बुक नहीं है, फ्राइडे को अगेन 5, सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं. On which day were the minimum number of books borrowed? It was Thursday, 0 books. What was the total number of books borrowed during the week? During the week, पूरे वीक में कितने नंबर ऑफ बुक्स बोरो करी थी वो आप इनको काउंट करके लिख सकते हैं. And then you have on which day were the maximum number of book borrowed? What may be the possible reason? Possible reason आप बताइए. आंसर तो आपको दिख ही रहा है, संडे है, बट पॉसिबल रीज़न आप बताइए कि क्यों ऐसा है कि संडे को बच्चों ने बहुत सारी बुक ली लाइब्रेरी से. ठीक है, आई होप सबको पता होगा ये. इनफैक्ट जिन बच्चों को जो बच्चे जो हैं बहुत पुराने हैं और शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं, उन बच्चों को ये भी पता होगा दैट आई ऑलवेज आस्क एवरीबडी टू रीड गुड बुक्स. आप अच्छी किताबें पढ़िए तो आप अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे. इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके घर पे 1 या 2 स्टोरी बुक्स है तो उनको आके अपने क्लास में रखिए और सारे बच्चों को क्लास में रखने के लिए बोलिए. इससे आपके पास अराउंड 15 to 20 गुड स्टोरी बुक्स हो जाएंगी और पूरे टेन्योर के दौरान, आपकी क्लासेस के दौरान आप इसे इशू करा सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं. तो ये आपकी एक क्लास की छोटी सी लाइब्रेरी बन जाएगी और आपको बहुत सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेंगी और बाकी बच्चे भी इसको एंजॉय कर पाएंगे. ठीक है, तो ज़रूर डियर कैट्स इनकरेज करिए अपनी क्लास में क्लास लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को रीडिंग की हैबिट पड़े और वो फ़ोन से और टीवी से और बाकी के सोशल मीडिया से दूर रहे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मगन भाई सेल्स काइट्स इन जामनगर. 6 shopkeepers from nearby village comes to purchase kite from him. Number of kites sold to these shopkeepers are given below. जैसे चमन भाई को he has given 250, रानी को 300. तो इस तरीके से अब मैं ये बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ शॉपकीपर, एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ काइट सोल्ड. ठीक है, तो नंबर ऑफ काइट सोल्ड और यहाँ पर मैंने एक इसको सिंबल दे दिया कि भाई 1 काइट इज इक्वल्स टू 100 काइट्स. मैं 100 कर देती हूँ ताकि मैं कम से कम बनाऊँ. जैसे मैंने चमन के लिए बनाया, देखिए 250 था तो 2 तो मैंने फुल बनाए काइट्स. ठीक है, 2 काइट्स तो मैंने फुल बनाए, ये इस तरीके से बनाया हुआ है. और एक काइट मैंने केवल हाफ बनाई, लाइक दिस. ठीक है, तो ये 100, 200 एंड 250 बन गया चमन के लिए. देन रानी के लिए, लाइक रानी के पास 300 था तो उसको मिले पूरे के पूरे 300 काइट्स, 3 काइट्स like this. So complete this table and then you can answer how many symbols represent the kite that Rani purchased. Obviously 3. Who purchased the maximum number of kites? You can say that using the data also कि पूनम बहन purchased the most number of kites. ठीक है, who purchased more kite? जसमीत और चमन. तो जसमीत आप देख रहे हैं 450 whereas चमन has got 250. तो obviously जसमीत has bought more kites. Ruxana says Poonam Ben purchased more than double the number of kite that Rani purchased. Is she correct? More than double the Rani. तो double of Rani is 300 का double is correct 600 and 600 is less than 700.
तो ऑब्वियसली देन पूनम बेन हैज bought more than 600, so she has bought more than double of what Rani has already bought. Okay, so this was all about your pictograph. Coming to the next topic, bar graph. ओके, बार ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बार ग्राफ दिखाना चाहती हूँ कि बार ग्राफ बनता कैसे है, किस पे है। ये एक इस तरीके का शीट आपको मिलेंगी, इसको हम कहते हैं ग्राफ शीट। ब्लू कलर की भी होती है जनरली ब्लू या ग्रीन कलर की आपको मिलेगी, ये ग्राफ शीट होती है। इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और उसके अंदर भी छोटे छोटे और छोटे स्क्वायर्स होते हैं। आप देख सकते हैं हर एक उस पर कि ये एक बड़ा स्क्वायर है, दिस इज़ अ वेरी बिग स्क्वायर, और इसके अंदर छोटे छोटे 10 बाई 10 के स्क्वायर्स हैं, तो टोटल 100 स्क्वायर्स हैं इन द छोटे वाले बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी ड्रॉ अ बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ में भी आपके पास दो चीज़ें आती है, रीडिंग ऑफ बार ग्राफ एंड मेकिंग ऑफ बार ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अ बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक बार ग्राफ दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 86, पेज 86 पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर आपको दिखाया है कि बार ग्राफ हेल्प करता है क्विक अंडरस्टैंडिंग पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लेट्स टेक द डेटा कलेक्टेड बाय लखन पाल अर्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन ईच डे। तो एब्सेंट ऑन ईच डे को ही हमने बार ग्राफ की हेल्प से बनाया। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एरो ऊपर की तरफ बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास और एरो इस तरफ बनाया। ये मेरा ओरिजिन होता है, ये दोनों मेरे एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या स्केल भी मानते हैं हम इनको। हम इस डेटा को करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग, जैसे ये अगर 0 है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8th क्लास तक का डेटा है। एंड ऑल्सो आई हैव गॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम, तो मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ भाई, नंबर, एक बच्चा एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने ऐसे ले लिया। अब आप याद रखना, जब आप बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस केस में आपका जो बार ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्केल के हिसाब से बनेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्लास में 3 बच्चा एब्सेंट था, तो फर्स्ट क्लास का 3 बच्चा आई कैन रिप्रेजेंट यूजिंग अ रेक्टेंगुलर bar like this, I can color it like this, I can also write it over here। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन ईच क्लास, ये मेरी हेडिंग है। और फिर मेरे पास स्केल होना चाहिए। स्केल मेरे पास है कि 1 बॉक्स is equals to 1 student। ओके, तो ये दो चीज़ें इसमें भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज योर हेडिंग एंड सेकेंड इज योर स्केल। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे 2 स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 तक मैं अपना लेकर गई बार, और उसको मैंने ऐसे किया, एंड अगेन आई कैन color it, I can write 5. For class 3 I had 4 students, which is over here like this. For class 4 I have 2 students, which is like this. 5 में कोई भी नहीं है, 6 में एक ही है, 7 में मेरे पास 5 students हैं, again like this। तो मैं लिख सकती हूँ ये 5, 1, 2,
4 and 8th में I have 7 students like this. This is for 7 students and I can write it like this. So ये मैंने डेटा रिप्रेजेंट कर दिया. Now you can answer the question. In class 2 dash students were absent, 5 students. In which class were the maximum number of students absent? So I can see it in 8th class. Which class had full attendance? Because class 5 had no one who was absent. तो full attendance किसकी हुई? class 5 की हुई. So this is a pictograph. अगर मैं pictograph draw करना चाहूँ in my graph paper, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. उसके लिए मुझे स्केलिंग का बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से स्केल कर रही हूँ और मैं अपने बार्स कैसे बना रही हूँ. तो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ. यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ ऐसे बनाया है. यहाँ पर ये जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखाए हैं और इक्वली स्पेस कर रखा है 1 2 3 4 इसको. अब मैं जब अपना क्लास भी बनाऊंगी वो भी इक्वली स्पेस्ड होंगे. अब क्योंकि मुझे अपना ग्राफ बनाना है फॉर क्लास 1 3 स्टूडेंट्स, तो मैं पूरा का पूरा इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक वो बनाऊंगी और इसको ऐसे शो करूंगी. देखिए ये तो मेरा जो, अब मैं एक बॉक्स छोड़ देती हूँ यहाँ पर और मैं अगला करती हूँ. तो ये मेरा क्लास 2 का डेटा है विच इज़ 5 स्टूडेंट्स एंड 5 स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक आ रहा है. तो क्लास 2 का डेटा मेरा यहाँ तक आएगा, यहाँ से. तो यहाँ इसके आप स्केल से बहुत इजीली बना सकते हैं और एक इस तरीके की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लास 2 का डेटा. दिस इज़ योर क्लास 2 का डेटा. समझ गए आप. फिर आप 3 देखो, एक बॉक्स छोड़ा आपने, तो ये इस नेक्स्ट बॉक्स के बीचों बीच क्लास 3 आएगा और क्लास 3 में मेरे पास 4 बच्चे हैं. तो 4 देखो यहाँ तक आ रहा है. तो ये मेरा है पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज़ अ बार ग्राफ. अच्छा, बार ग्राफ में मैंने क्या किया, इक्वल स्पेसिंग रखी. हर जगह मैं एक बॉक्स छोड़ के ही जा रही हूँ. तो ये इक्वल स्पेसिंग रखना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्क्स लूज़ करते हैं. यहाँ पर स्केल लिखना ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पर स्केल लिखेंगे जैसे कि 1, मैंने बोला 1 बॉक्स, ये एक बॉक्स है, इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट. ठीक है, फिर यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन ईच क्लास एंड यू कैन ड्रॉ योर इंटायर ग्राफ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ. डियर कैट्स, प्लीज़ आस्क योर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग ग्राफ नोटबुक या पूरे ग्राफ, कम से कम 5 से 7 ग्राफ पेपर ज़रूर लेकर आएँ ताकि हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकें क्लासरूम में ग्राफ्स बनाने की. और अलग अलग तरीक़ों से उन ग्राफ्स को हम लोग सजा के उसको कट आउट करके हम डिस्प्ले कर सकें हर एक डेटा के लिए. ठीक है, और अगर उनको नहीं मिलते हैं तो आप प्रोवाइड कीजिए या फिर आप इनको ड्रॉ करना सिखाइए कि बिना ग्राफ पेपर के भी ड्रॉ कैसे किया जाता है एक करेक्ट ग्राफ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी रीड. अब तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक ग्राफ को हम फॉर्म कर सकते हैं. अब हम कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि पेज 87 पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. हमें अभी तक वर्टिकल ग्राफ दिया था, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल ग्राफ दिया हुआ है. चाहे ग्राफ कैसा भी दिया हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वो कहानी सेम ही रहती है. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by traffic police on a particular day. तो travel in time interval 6 to 7 AM पे, 7 to 8 AM पे, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 and 11 to 12 पे
क्या हमारा ट्रैफिक का हिसाब रहता है, नंबर या कितना व्हीकल्स रहता है. सो यू कैन सी दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू क्रॉसिंग ड्यूरिंग 2 आवर इंटरवल 8 से 10. तो 8 से 10 में 8 to 9 एंड 9 to 10 दोनों इंटरवल्स आएंगे. अच्छा, रीड करने के लिए आप क्या करना, जैसे आपने स्केल ले लिया और स्केल को इसके ऊपर रखा है ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो जैसे 7 to 8 वाला है वो 1200 व्हीकल्स है. उसी तरह 8 to 9 वाला आपका है वो 1000 व्हीकल्स है. स्केल से आप लोग करेंगे तो रीडिंग में आसानी होगी, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, स्केल का यूज़ ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप रीड करते हैं. तो आप फिर ऐड करके इनको जो है लिख सकते हैं. चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिगर इट आउट करते हैं. हाउ मैनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM to noon. तो 6 AM to noon का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्स हमको दिखनी है. तो भाई ये तो हमको पता भी करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो हमको मतलब दिख ही रहा है कि भाई 100 200 के इन सबको क्या करना है, ये सब ऐड करने हैं, सारे सबका इंडिविजुअल स्कोर्स ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा. व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 एज कम्पेयर टू अदर आवर 7 AM to noon. भाई 6 to 7 अर्ली मॉर्निंग है. ठीक है, देयर आर वेरी लेस पीपल हु ट्रैवल एट दैट टाइम. ठीक है, या तो जो लोग बहुत अर्ली ऑफिस जाते हैं या दूर ऑफिस रहते हैं वो निकलते हैं, या जिनका जो है स्कूल का टाइमिंग्स बहुत अर्ली का होता है वो निकलता है उस टाइम पे, या कोई ऐसा बंदा जो कि इमरजेंसी में है वो निकलता है. बट मोस्टली केसेस 7 to 8 के बाद और 8 to 9 के बाद ही निकलते हैं, जो मैक्सिमम ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है. ठीक है, why do you think the traffic was heaviest between 7 AM to 8 AM? Because that is the time for office, that is the time for school, that is the time for college. Mostly जो schools are that they start from 8 AM in Delhi and colleges starts from 8:30 or 9 AM in Delhi. So that is when you leave your house. So that is why it is very busy. Now next question आपसे पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया वो, वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM? बिकॉज ऑफिस आवर इज ऑलरेडी, यू नो, ऑफिस आवर हैज़ ऑलरेडी गॉन, स्कूल आवर हैज़ ऑलरेडी वाइंडेड अप. सो एज यू विल यू नो कमेंस फर्दर इन द डे, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जो जनरल गोइंग पब्लिक है वो कम कम होती जाएगी, एंड हेंस यू विल गेट that kind of traffic. Okay, so this is all about how to read a bar graph. ठीक है, in the next class we can do some examples of drawing of bar graphs and some examples of reading of further bar graphs, because we have got a entire exercise based on bar graphs which will be coming next. ठीक है, so I think that's all for today's lesson. I'll see you in the next class with drawing of bar graph, and we can do certain activities also related to bar graph. Till then, I'll see you. Bye bye.